नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस चैनल पे 1,31,000 सब्सक्राइबर हैं और लक्ष्य इस महीने के अंत तक 1.5 लाख का है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि खुद तो सब्सक्राइब कीजिए ही, अगर आपके आसपास कोई है तो उसके साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। अगर एक व्यक्ति एक सब्सक्राइबर भी लेकर आएगा तो बड़ी आसानी से 1.5 लाख का आंकड़ा छुआ जा सकता है। अब बात विषय की। भैया, सबकी नजर पिछले लगभग 1-1.5 महीने से पश्चिम बंगाल के चुनाव के ऊपर लगी हुई थी कि वहां पर क्या होगा, ममता रहेगी, जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया 294 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा, अमित शाह की स्ट्रेटेजी का क्या होगा। सब उन विषयों पर चर्चा हो चुकी है। इलेक्शन के बाद क्या क्या हुआ उस पर भी हो गया। मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एनालिसिस उस सब के ऊपर हो चुका है। लेकिन जो असली खेला है वो दक्षिण में हो गया। तमिलनाडु में किसी को उम्मीद नहीं थी। एक दो अगर सर्वे को छोड़ दिया जाए तो जनरल परसेप्शन, अगर तमिलनाडु की से बाहर के जो लोग थे उनको ये उम्मीद नहीं थी। उनको ये लग रहा था भाई ये डीएमके रहेगी या एआईडीएमके आएगी, बस यही सब चल रहा था। लेकिन अचानक से उन दोनों के बीच में से एक व्यक्ति निकल के आता है, विजय, और टीवी के जो उसकी पार्टी है वो 108 का आंकड़ा छू लेती है। जो मैजिक फिगर है वो 118 है। और ऐसा लग रहा था जिस दिन रिजल्ट आए कि भैया अगला मुख्यमंत्री है, एमजीआर है, ये जो डीएमके का था करुणानिधि या जयललिता, उस तरह का कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर बन के निकलेगा और भैया बस अब तो मतलब जो स्टार पावर है वो वापस से डोमिनेट करना शुरू कर देगी। लेकिन राजनीति इतनी सहज नहीं होती है। राजनीति में कई परतें होती है। प्याज है राजनीति, हर बार खोलो एक नई परत। और शायद विजय को रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फर्क है ये बड़े एक झटके के साथ महसूस हुआ। 108 सीटें तो आ गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लड्डू सीधा मुंह के यहां तक पहुंचा लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा। हाथ को आया मुंह ना लगा वाली स्थिति अब टीवीके के साथ हो गई है। टीवीके को बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 118। ये फिलहाल जो तमिलनाडु की जो असेंबली है ये उसका एक तरीके से पिक्चर है। टीवीके के पास है 108 या कहीं 107, क्योंकि विजय खुद 2 सीट से लड़ा था तो एक सीट उसे छोड़नी पड़ेगी। टोटल नंबर हुआ 107। अब चाहिए आंकड़ा बहुमत के लिए 11। अब टीवीके को यह लगा कि बड़ी आसानी से ये 11 का आंकड़ा है, हम बड़ी आसानी से जुटा लेंगे। जिस दिन जीते उस दिन प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी, राहुल गांधी ने भी दी। टीवी के मतलब विजय ने दोनों को कहा कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मदद की, सब कुछ किया, ठीक है। और फिर यह विचार चलने लगा कि जो एआईएडीएमके है वो बाहर से टीवीके को समर्थन देगी। बीजेपी ने मना लिया एआईएडीएमके को कि अगर डीएमके को सत्ता से बाहर रखना है तो विजय को समर्थन दो और भैया इसकी सरकार बनवा दो। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से कांग्रेस ने यह कह दिया कि भैया हम तो विजय को समर्थन कर रहे हैं, हमारी जो 5 विधायक हैं वो विजय को समर्थन कर रहे हैं, उनको समर्थन हमने दे दिया। यानी डीएमके को छोड़कर जो टीवीके के खिलाफ लड़ी उसने जाकर सीधा उनका पाला छोड़ा और जाकर टीवीके के साथ मिल गई। तो बीजेपी ने कहा, एआईएडीएमके ने कहा कि भैया अगर इनका समर्थन चाहिए इनका ही ले लो, हमें तो कोई मतलब नहीं है, फिर तुम इन्हीं के साथ रहो। अब दिक्कत कहां फंस गई है कि जो विजय है 107 + 5 112, ये तो ठीक है, लेकिन अब 6 जुगाड़ने उसके लिए बहुत भारी हो गए हैं। अब उसके पास जो 6 की संख्या है वो नहीं जुगाड़ पा रहा। कारण अगर छोटी छोटी पार्टियां आकर उसके साथ मिल भी जाती हैं, मैं कह रहा हूं अगर मिल जाती हैं, कारण क्योंकि जो तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, विजय ने ऑलरेडी कहा कि मैं कल तक वो बहुमत लेके आ जाऊंगा। वो ये कह रहे हैं कि बहुमत नहीं ला पाएगा, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां वो डिमांड रखेंगी इसके सामने, ये पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि वहां एक एक सीट का महत्व है। एक एक सीट वाला एक एक विधायक वहां मंत्री पद मांगेगा। जहां दक्षिण में चुनाव लड़ने के लिए 100-100 200 करोड़ रुपए विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए लगते हैं, आप सोचिए कम से कम 500-500 1000 करोड़ रुपए ना मांगे गए। नई नई पार्टी बनी है, भाई साहब लाएंगे कहां से? तो जो विजय है वो एक तरीके से फंस गया है फिलहाल के। अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है? दूसरा ऑप्शन ये आता है कि डीएमके और एआईएडीएमके सरकार बना ले मिलकर।
अब ये दोनों सरकार मिलाते हैं, बनाते हैं तो भी 106 बन जाता है, और सारे अपने सारे सहयोगी भी जुटा लेते हैं तो भी 116 बनता है। मतलब ये मोटा मोटा ये एक तरीके से पार हो जाएंगे, एक दो और जोड़कर ये हो जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना और कम है। और ये दोनों इसलिए मिलना चाहते हैं, ये सब इसलिए कार्यक्रम करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि भैया दक्षिण की राजनीति में विजय स्थापित हो, क्योंकि अगर वो स्थापित हो गया तो इनकी जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है, जो उसकी युवाओं की पॉलिटिक्स है, वो इनकी द्रविड़ पॉलिटिक्स को खत्म कर देगी। या तो टीवी के सब छोटी छोटी पार्टी को मिलकर बना ले, उसके लिए बहुत खर्चा, संसाधन, सब कुछ लगेगा। अब वो किस तरीके से जुगाड़ पाएगा, सबसे बड़ा कंडीशन है। दूसरा, दोनों द्रविड़ पार्टी और छोटी छोटी पार्टियां मिलकर बन जाएं। भैया अगर वो बन जाएंगे तो जनता कहेगी तुम्हें हराने के लिए तो हम विजय को लाए थे और तुम दोनों कुंडली मारकर बैठ गए। फिर जो वहां की पॉलिटिक्स है, विजय और बड़ा बन के निकलेगा अगले वाले इलेक्शन में, फिर तो ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी डीएमके कह दिया है एआईडीएमके को, भैया तुम मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन विजय को मत आने दो। तीसरी संभावना यह है कि जो टीवी के है उसे एआईएडीएमके समर्थन दे, लेकिन फिलहाल वो संभावना बहुत कम होती जा रही है। और अब जो और बड़ा निकल के आ रहा है कि एआईएडीएमके ही टूट जाए, उसमें से अगर 20-22, लगभग अभी 20 का आंकड़ा आ रहा है कि वो इस्तीफा दे दें तो काम बन जाएगा। काम कैसे बनेगा? काम ऐसे बनेगा कि जो 234 का आंकड़ा है पूर्ण बहुमत का, वो घटकर 214 आ जाएगा, और बहुमत के लिए 208 चाहिए होंगे, माफ कीजिएगा 108 चाहिए होंगे। और जब 108 चाहिए होंगे तो टीवी के उसे संभाल लेगा। अभी तीन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, टीवी के प्लस छोटी छोटी पार्टियां, उसके लिए पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुश्किल हो रहा है मामला। दोनों द्रविड़ पार्टी मिल जाएं और छोटी छोटी पार्टियां मिल जाएं, टीवी के को बाहर कर दें, तो भैया वो तो फिर और बड़ा नेता बन जाएगा कि वो कहेगा कि देखो आपने, जनता ने जिताया, इन्होंने धोखा दिया, और वो फिर और बड़ा हो जाएगा। और तीसरी संभावना यह है कि टीवी के प्लस एआईएडीएमके मिल जाएं, और वो तब होगा जब एआईएडीएमके टूटे। इसलिए सभी पार्टी ने अपने अपने एमएलए को रिजॉर्ट में भरना शुरू कर दिया है। टीवी के वाले महाबलीपुरम में है, डीएमके अलग है, एआईएडीएमके अलग है, सब अलग अलग जगह है। तो एक तरीके से खिचड़ी बन गई है तमिलनाडु पॉलिटिक्स, और जो एक एक दो दो पांच पांच वाली पार्टियां हैं उनके मजे आ गए हैं, क्योंकि भैया पैसा, मंत्रालय, सब कुछ जम के रज के उनको मिलने वाला है, अगर यहां से सरकार किसी को बनानी है तो। अब हुआ ये कि जो विजय है वो राज्यपाल के पास पहुंचता है, वो ये कहता है कि मेरे पास भैया ये 112 विधायक हैं, इनका समर्थन है, 107 मेरे, 5 कांग्रेस के। अब जो राज्यपाल महोदय हैं वो ये कहते हैं कि भैया ये पर्चा तेरा जो तूने मुझे दिया, ये तो तू रख अपने पास, मुझे 118 नाम चाहिए, मुझे 118 नाम लाके दे दो और मैं तुम्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दे दूंगा। अब वो उसके पास था नहीं। अब यहां पर जो विजय है उसने ये चूक करी, उसे ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरे पास 112 का समर्थन है, उसे ये कहना था कि क्योंकि मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूं तो मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस पे बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। क्योंकि जो एसआर बहुमई का केस है, जो जजमेंट है, और सरकारी कमीशन का जो बात है वो ये कहती है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुमत तय होगा, राजभवन में तय नहीं होगा। अब सब ये कहने लगे हैं कि भैया राजभवन में तय नहीं होगा, जो गवर्नर ने ये कहा कि भैया तुम जाओ बहुमत लेके आओ, सब कुछ है, अब उसके ऊपर सब ये कहने लगे हैं कि एसआर बहुमई का जो केस है वो ये कहता है, जजमेंट है वो ये कहता है कि भैया फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय होगा, ये गवर्नर नहीं तय कर सकता। राजदीप बड़ा कूद कूद के कह रहा है, ठीक साहब, लेकिन गवर्नर के पास ये प्रोरोगेटिव है, गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसे बुलाए, और ये गवर्नर इस बात को तय करता है, इस हिसाब से तय करता है कि किसे बुलाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाए। भैया वो ये कह रहा है कि मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूं, मुझे बुला लीजिए, मैं बहुमत साबित कर दूंगा, ठीक। ऐसे तो डीएमके एआईडीएमके ये कह सकते हैं कि भैया हम दोनों अगर मिल जाएं तो हम तो फिर सरकार बना ही लेंगे।
तो गवर्नर यहां यह तय करेगा कि इन ऑप्शंस में से जो 3 मैंने पहले ऑप्शन बताए, टीवी के, छोटी छोटी एआईएडीएमके, डीएमके, और टीवी के प्लस जो टूटा हुआ फैक्शन है एआईएडीएमके, इनको, इन 3 में से वो ये तय करे पहले गवर्नर कि ज्यादा स्टेबल कौन सरकार दे सकता है। ऐसा नहीं है 6 महीने बाद फिर कुछ नाटक हो। भैया जनता ने 5 साल के लिए दिया ना आपको बहुमत, 5 साल के लिए जिता के भेजा, तो आप 5 साल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्बिनेशन बैठता है, गवर्नर अभी जो अवेलेबल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कल रात तक कुछ और भी चेंज हो जाए, तो गवर्नर ये तय करे, तय वहीं होगा विधानसभा के फ्लोर पर कि कौन जो बहुमत है किसके साथ है, लेकिन गवर्नर इनवाइट किसे करेगा ये वो तय करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हो सकता है। अब टीवी की कह रहा है कि भैया मेरे पास देखो 5 कांग्रेस आ गए, मैं और भी ले आऊंगा। गवर्नर सीधा सवाल ये पूछेगा, भैया तुम्हारा पोस्ट पोल अलायंस, मतलब प्री पोल अलायंस तो ये है नहीं, ये बाद में आया है और भाग जाएगा, इसकी क्या गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी एक को बना दिया जाए, मान लीजिए विजय को मुख्यमंत्री बना दिया गया कि आपका ये समय है 15 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपको बहुमत साबित करना है, क्या गारंटी हाउस ट्रेडिंग नहीं होगी? ये एआईयूएमएल वाला 2 है, सीपीआई 2 है, पीएमके 4 है, आईएनसी 5 है, ये टूटेंगे नहीं, इधर उधर नहीं हो जाएंगे? ये भी गवर्नर को तय करना है। भैया गोवा में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी 2017 में? कांग्रेस। बुलाया किसे? बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने पर्चे पे साइन करके दे दिए सबके बहुमत के कि भैया मेरे पास बहुमत है, ये रखो। उन्हें लगा गवर्नर को कि ये एक तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट है, बुला लिया फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उन्होंने बहुमत साबित कर दिया। अब आप कहेंगे चलिए भैया सेंटर में तो बीजेपी की सरकार थी इसलिए हो गया होगा। भैया 2006 में ले लीजिए, डीएमके के पास 96 का आंकड़ा था 2006 में, उसने गवर्नर को 68 और का सिग्नेचर लाकर दिया सहयोगियों का, तब जाकर 2006 में सरकार बनी। तो कुल मिलाकर आपको पहले यह तय दिखाना पड़ेगा कि हम स्टेबल हैं। और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिस तरह की वो कंडीशन रख रही हैं, जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही है, भैया विजय के लिए आंकड़ा जुटाना बहुत भारी हो जाएगा। और वो स्पेस डीएमके, एआईएडीएमके नहीं देना चाहती कि भैया ये नया केजरीवाल बन जाए दक्षिण का। कांग्रेस ने समर्थन दिया, एक बार सरकार बनवा दी और फिर देखो उसका क्या हाल हुआ, कांग्रेस कहां गई। तो ये भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उसकी सरकार बन जाए। डीएमके भले ही दूर दूर से कह रही है हां बना लो तुम सरकार, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसे पता है ना फिलहाल वो फिजिबल नहीं हो रहा है उसके लिए। तो बहुत बढ़िया तरह की एक खिचड़ी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर जो बन रही है वो बहुत जबरदस्त है। और इसमें सबसे ज्यादा निर्मोही रूप से कोई बैठा है तो बीजेपी है, एक विधायक है, आराम से बैठे हैं, ठीक है करने दो कार्यक्रम, क्योंकि यहां से या तो द्रविड़ पॉलिटिक्स खत्म होगी या भैया विजय को थोड़ा सा झटका लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर आने वाली जो राजनीति है तमिलनाडु की, आप ये मानकर चलिए द्रविड़ पॉलिटिक्स यहां से खत्म हो रही है। कारण जो डीएमके और एआईएडीएमके के खिलाफ जो ये वोट आया है युवाओं का, वो इसलिए आया कि भैया तुम सारे बुजुर्ग हो चुके हो, वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हो कि तुम हिंदू को गाली दो, तुम फला को गाली दो, तुम उत्तर भारतीयों को दो, तुम ब्राह्मणों को दो, यही सब चल रहा है। कोई विजन नहीं है। भले ही आप ये कह सकते हैं कि विजय ने कुछ ज्यादा ही बड़े पोल प्रोमिसेस कर दिए कि 8 ग्राम सोना दूंगा, लगभग 1.25 लाख का बैठता है, 10,000 रुपए, ये वो, आईटी मिनिस्ट्री बनाई जाएगी, एआई की मिनिस्ट्री बनाई जाएगी, सब कुछ बताया। लेकिन युवाओं ने उस पर विश्वास किया, द्रविड़ पॉलिटिक्स को नकारा और बुढ़ों को निकाला। मतलब ऐसे में किसी के वो नहीं है, लेकिन हाँ बुजुर्ग हो गए हैं, युवा से कनेक्ट करता है। इसलिए आने वाली जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी आराम से बैठी है, भैया ऑनस्लॉट चल रहा है, इन्हें आपस में लाठियां भांजने दो, सब निपट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो एस गुरुमूर्ति ने कहा कि भैया जो ये अन्नामलाई है ये लॉन्ग टर्म बेट है, जो विजय का फिनोमेनन आ रहा था उससे बचाने के लिए फिलहाल थोड़ा सा इसे पीछे कर लिया। अब विजय डीएमके एआईएडीएमके का जब ये सारा का सारा धूल बैठेगी तो विजय बन के निकलेगा, ये बीजेपी का असेसमेंट है। और उसके सामने हम अन्नामलाई को खड़ा करेंगे और आने वाली तमिलनाडु की पॉलिटिक्स विजय वर्सेस अन्नामलाई के आसपास घूमेगी।
और ये डीएमके, एआईएडीएमके और ये सब खत्म हो जाएंगे, और जो एआईएडीएमके का वोट टूटेगा वो बीजेपी के साथ आएगा, डीएमके का थोड़ा उधर जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये सब अपनी एक तरीके से जो पूरे के पूरा वर्चस्व है, कोई थोड़े हिस्से पे तुम, थोड़े पे तुम, उस तरीके से बनाकर, और तमिलनाडु में अगले 5 या 10 साल की जो राजनीति है, बीजेपी इस तरीके से उसको एसेस कर रही है। कितना सही होगा, कितना गलत होगा, वो 5 या 10 साल बाद पता लगेगा, लेकिन बीजेपी कम से कम फिलहाल इसी तरीके से एसेस कर कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। अब 3 ऑप्शन है टीवीके के पास। पहला, वो सुप्रीम कोर्ट जाए गवर्नर के खिलाफ, तो वो वहां पर कहे कि भैया हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मेरे पास 5 और हैं, बस 6 नहीं है मेरे पे। हो जाए तो बहुत अच्छा है, फिर तो कोई सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मुझे बुलाया जाए। दूसरा है कि वो विक्टिम कार्ड खेले कि साहब देखो मेरी सबसे बड़ी है, और जनता के बीच में जाए कि भैया इन्होंने मैंडेट चुरा लिया। और तीसरा ये है कि जुगाड़ कर ले। चौथा ऑप्शन फिलहाल तो वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो जो कुछ भी है, तमिलनाडु में बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ हो रहा है, और कुछ भी कहिए, जो जेब में गांधी जी होते हैं वो फिलहाल सबसे ज्यादा किसी का वर्चस्व अगर वहां की राजनीति में है तो उनका है, उन्हीं का प्रभाव चलेगा। वही तय करेंगे कि भैया क्या, किस तरफ करवट बैठेगा, कौन कहां जाएगा, किसका समर्थन किसके साथ होगा। क्योंकि कुछ छोटी छोटी पार्टीज ने ये कह दिया हम टीवी को देंगे ही नहीं समर्थन, वरना ये हमें खा जाएंगे। तो देखते हैं तमिलनाडु में जो निकल के आया है। लेकिन बंगाल में भी एक और चीज निकल के आई है। बंगाल में आया है कि ममता बनर्जी को वहां के जो राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, उन्होंने बर्खास्त कर दिया है। जो ममता बनर्जी ये कह रही थी कि भैया मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, कुर्सी ले जाओ अपने घर। आज है 7 तारीख, विधानसभा का कार्यकाल पूरा, और ममता बनर्जी की जो सरकार है, जो मंत्रिमंडल है, वो भंग कर दिया गया। आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत जो ताकत राज्यपाल के हाथ में है, अब ममता बनर्जी आज से, अभी से वहां की मुख्यमंत्री नहीं है। यानी अब वो पूर्व मुख्यमंत्री उनके नाम के आगे लिखा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि भैया 30 दिन तक वो ज्यादा से ज्यादा उस, मतलब अलग अलग जगह जो भी रूल है पश्चिम बंगाल में, उस घर में, उस जगह रह सकती हैं। तब तक आने वाला जो मुख्यमंत्री है वो इंतजार करेगा, उसके बाद वो वहां पर आ जाएगा। वैसे दिल्ली में जैसे बंगले खाली होते हैं ना, सामान उठा के बाहर रख दिया जाता है, और जिस तरह की पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में है, तो वहां सामान के साथ साथ भी और बहुत कुछ बाहर रखा चला जाएगा अगर वो 30 दिन में खाली नहीं करती हैं। तो उनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया है। ममता बनर्जी का जो ये नाटक था, इस्तीफा नहीं दूंगी, ऐसा होगा और वैसा होगा, जो भी उन्होंने सोचा कि बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे जैसा कुछ करना चाह रही थी, शुभेंदु अधिकारी के जिस तरीके से पीए की हत्या की गई, ये प्रयास था कि कहीं तो कुछ हो। पहले दिन से ममता बनर्जी का ये प्रयास था कि पूरा का पूरा इंस्टिगेट किया जाए पश्चिम बंगाल को। बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे थे। जीतने के बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, जो रत्ना देवनाथ हैं, जो आरजीकार की पीड़िता की मदर है, उनके घर के पास बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं को मारा गया, मतलब उनके ऊपर हमला किया गया है। और अब तो इतनी लंबी लिस्ट हो गई है, याद भी नहीं रहता कि भैया बशीर हाट में भी मार दिया, संदेश खली में भी हमला हो गया, अभी ये शो करना आ रहा था, उससे पहले भी बीजेपी के एक बूथ अध्यक्ष को मारा गया। तो इतनी घटनाएं लगातार वहां पर चल रही हैं। और आज उनसे मिलने वहां अखिलेश यादव भी आए थे। अरे दीदी आप हारी नहीं हैं, आप हारी नहीं हैं। तो भैया वो 15,000 वोट से कौन हारा फिर? मॉरल विक्ट्री। देखिए विपक्ष के पास सिर्फ मॉरल विक्ट्री रह गई है। अब मॉरल विक्ट्री को उठाएं और उस कुर्सी पर रख लें, आप खुद बैठ लें, उस मॉरल विक्ट्री को रख लें, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और अखिलेश को, अखिलेश वहां कोई पटका वटका पहनाने, कोई संवेदना जाहिर करने नहीं गया था। वो ये पूछने गया था कि दीदी जान कैसे बचाऊं। ये जिन्हें बाहरी, गुजराती, छोटा फेंटा, बड़ा फेंटा और जिस तरह के नाम ले लेकर हम चिढ़ा रहे हैं, अगलों ने जो रेल बनाई हुई है, आप बची कैसे अब तक, और मैं कैसे बचूं? और उसके बराबर में वो इतना सा मुंह लेके अभिषेक बनर्जी खड़ा हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ होना है, और तमिलनाडु में बहुत कुछ हो रहा है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गंगा
यूपी से निकलकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल गई है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, चारों बीजेपी के हाथ में आना है, ये निश्चित है। हाँ, यूपी में थोड़ी परेशानियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन उन्हें निश्चित तौर पर ठीक करना है। एपिसोड करूंगा उसके ऊपर कि किस तरीके से बीजेपी में या कहें यूपी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बाबा का, उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको अखिलेश भुनाने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पर वो ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे बनने लायक हैं, तो कोर्स करेक्शन करना होगा। क्या होगा, क्या उसके ऊपर भी चर्चा होगी। खैर, अभी तमिलनाडु में जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ लेके तरूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड है, उसको स्कैन कर सकते हैं और चैनल का मेंबर बन के भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।